नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द स्मार्ट स्टडी ऐप में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नया टॉपिक वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स ये लेके आए हैं। कल आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल व उसका आयतन से संबंधित टॉपिक बताए थे, जिसमें आपको शंकु, घन, शंकु, गोला, बेलन, अर्धगोले से संबंधित फॉर्मूले व उनके क्वेश्चन आंसर हल करवाए थे। आज हम आपके लिए रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं इससे संबंधित टॉपिक लेके आए हैं। अब रियल नंबर्स का निर्माण कैसे होता है? पिछली कक्षा में आपने अध्ययन किया होगा कि सबसे पहले प्राकृत संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर्स। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं यानी प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर वे संख्याएं जो एक से अनंत तक चलती है, यानी मैं आपको इसमें कॉम्बिनेशन बता दें, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक चलती है, वे क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। एक बेसिक ज्ञान बता रहा हूं मैं आपको इसमें। दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। यानी वे संख्याएं जो 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक चलती है। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, इनफाइनाइट यानी अनंत, अनंत तक चलती है, या कभी अंत नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम पूर्ण संख्याएं। अब होती है पूर्णांक संख्याएं। क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर्स। जो क्या ऋणात्मक व धनात्मक दोनों तरफ, इधर भी इनफाइनाइट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक चलती है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रहण क्या कहलाता है? जिसमें 0 भी सम्मिलित होता है, क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। फिर आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जो अंश बटा हर, अंश भाग हर या P बटा Q के रूप में व्यक्त की जाती है परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। इनको Q से व्यक्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल 3/4, -3/4, 1/2, 0/1, ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं। यानी वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में, यानी अंश बटा, जहां Q का मान यानी हर का मान कभी भी 0 नहीं होता है। Q का मान कभी भी क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है।
यानी हर का मान को, यदि हर का मान 0 रख लेंगे, अंश का मान 0 रख सकते हैं। अंश का मान सभी पूर्णांक संख्याएं ले सकते हैं, लेकिन हर का मान सभी पूर्णांक संख्याएं नहीं ले सकते, यानी उसमें 0 सम्मिलित नहीं होगा। पूर्णांक संख्याएं ले सकते हैं, लेकिन क्या नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते। इसलिए इनको किसी रूप में, तो 0 का भाग देंगे किसी भी संख्या में, क्या इनफाइनाइट आ जाता है, और इनफाइनाइट कोई ऐसी संख्या ही नहीं है, इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं हम, यानी जिनको अंश बटा के रूप में व्यक्त करते हैं, पी बटा क्यू के रूप में, जहां हर का मान कभी भी क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो फिर आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिनका जिनका प्रसार अशांत अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब देखो जैसे √2, √3, पाई, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एग्जाम्पल, √2, √3, पाई, √7, √5, √7, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिनका प्रसार क्या होता है, अशांत होता है, अशांत अनावर्ती या अशांत मान लो, तो उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब पाई तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22 पाई का मान क्या होता है, पाई नॉट, नॉट लिख लो, नॉट पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। यदि आपसे पूछे परीक्षा में कि पाई क्या है, पाई में 22/7 क्या है, अब आपको पता है कि पाई का मान ही 22/7 होता है, तो पाई तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या लिखना है, और 22/7 क्या होगी, परिमेय संख्या। ऑब्जेक्टिव टाइप में एक प्रश्न आता है, ऐसा छोटा आ सकता है, पूछ सकता है कि हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो इसलिए पाई को तो क्या मानेंगे हम, अपरिमेय संख्या मानेंगे। पाई को क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या, और 22/7 को क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। समझ गए। परिमेय संख्या, ठीक है, तो ये आपके हो गए प्रश्न। अब ये तो, अब आती है आपके मेन जो प्रश्न वाली है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती है।
जैसे 3/4, 1/2, √2, √3, पाई, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है ये सभी? वास्तविक संख्याएं। यानी परिमेय अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं। समझ गए? तो ये आपकी वास्तविक संख्याएं। अब आपको कुछ इसमें समझना है, जैसे भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य सम संख्याएं, सबसे पहले देखते हैं सम संख्याएं, यानी इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 और ऐसे। ये क्या कहलाएगी? सम संख्याएं कहलाएगी। जो 2 से विभाजित होती है वो क्या कहलाती है? सम संख्याएं। विषम संख्याएं। कोड नंबर। वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो विषम संख्याएं कहलाती है। कहलाती है। ठीक है। वे संख्याएं का इकाई का अंक क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। अब आती है आपके भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित होती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे 4, 8, 10। अब देखो 2, 4 किससे भी आते हैं? 1 से तो है ही, 4 से भी है और 2 से भी है ना, 8 भी। यह देखो 4 भाजक, 4 के भाजक क्या क्या है? 1, 2, 4। 8 के क्या क्या है? 1, 2, 4, 8। 10 के क्या क्या है? 1, 2, 5, 10। तो कहने का मतलब
1 और 10 स्वयं के अतिरिक्त, 1 में स्वयं के अतिरिक्त 2 और 5 से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगी। 8 भी क्या है, 1 और 8 के अतिरिक्त किससे 2 और 4 से विभाजित, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगी। इसलिए भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित होती है, उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो नोट, नोट क्या है, एक न तो अभाज्य संख्या है, वह न ही भाज्य संख्या। इसको सभी में मानेंगे, एक को न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, यानी इसको सभी में मानेंगे, ठीक है ना। एक क्या है, कोई भी न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य। अब क्या करेंगे, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे, ये क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2। सबसे बड़ी संख्या का तो पता नहीं, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस तरह ये क्या हो गया, आपके भाज्य अभाज्य संख्याओं से संबंधित है। आपको बताओगे कि अभाज्य संख्या क्या है। अब आगे पूछेंगे, इसमें जो एक्सरसाइज है, इसमें आपके एचसीएफ और एलसीएम यानी मैसअप है और लेसअप है ज्ञात करना। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये टॉपिक है आपके। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, यानी जो पढ़ने वाली टॉपिक है वो है, एक तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। अच्छा, अभाज्य गुण एक पहले, इससे अभी जो सिलेबस आया है नया, उसके इससे पहले चलता था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कलन विधि, जो कि आपके एग्जाम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हटा दिए, तो वो पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी a = bq + r, यानी a यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये थी। लेकिन वो पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है, जब आपके एग्जाम में आएगी नहीं। तो कौन सी विधि है, ओनली अभाज्य गुणनखंड विधि, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की, ठीक है। और अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, दूसरा टॉपिक है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ये आपके इसमें 2 ही टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं और एग्जाम की दृष्टि से इनसे संबंधित ही सवाल आते हैं, तो वो आपको करवाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, अभाज्य संख्याओं के टुकड़े करने होते हैं। क्या होती है, यानी जिसमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना होता है। अभाज्य संख्याओं के टुकड़े, यानी कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी विभाजित नहीं होती है, क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, समझ गए। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के
और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, √2, √3, पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो सिद्ध करना है हमें कि सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत विरोधाभास मान के हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ यानी एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यानी मैं से शॉर्ट में लिख सकते हैं, यानी अधिकतम संख्या। इसे ये भी कह सकते हैं, आप ये प्रश्न दे सकते, अधिकतम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या। यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो भी क्या ज्ञात करना है आपको, एचसीएफ। अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए तो भी क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो एलसीएम, एलसीएम एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीपल पीएल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है लेसएफ है, लेसएफ यानी न्यूनतम संख्या या छोटी से छोटी संख्या। अब इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तो क्या करते हैं, एचसीएफ व एलसीएम। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तो यदि दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना तो दो संख्याओं के समान संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, और जो न्यूनतम संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी न्यूनतम संख्या एचसीएफ हो जाएगी। और एलसीएम में समान संख्याओं के दो संख्याओं के जोड़े तो बनाएंगे, साथ में जो शेष बची संख्याओं को उनका भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे और एलसीएम ज्ञात करेंगे। इस तरह आपके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल की दृष्टि से बताता हूं मैं कि 8 व 12 है, 8 और 12 के टुकड़े करो, 8 के टुकड़े क्या क्या कर सकते हैं हम, 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 के टुकड़े क्या क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो जो समान संख्या है उनमें जोड़े बन जाएंगे, देखो इन दोनों में बन गए, इन दोनों के बन गए और इन दोनों के बन गए। तो ये एचसीएफ के लिए क्या आ जाएगा, एक जोड़े में से एक संख्या 2 गुणा 2 यानी 4। अब एलसीएम के लिए 2 गुणा 2, अब गुणा शेष क्या बच गई, 2 गुणा 3, शेष संख्या सभी लेंगे, कितनी आएगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो ये क्या आ जाएगी 24 एलसीएम आ जाएगा। समझ गए, इस तरह में गुणा करना है। अब एचसीएफ, अब इनकी जांच कैसे करते हैं, जो एचसीएफ आया है, जो आंसर आया है उसका दोनों संख्याओं में पूरी बार भाग जाना चाहिए, तो 4 दूनी 8, 4 3 12। और जो एलसीएम आया है उसमें दोनों संख्याओं का पूरी बार भाग जाना चाहिए, 8 3 24 और 12 दूना 24। समझ गए, तो ये उत्तर की जांच का तरीका है। यदि एलसीएम ज्ञात करना है और एलसीएम आपके आ गया, तो जो संख्याएं, जिन संख्याओं का ज्ञात करना है, अब यहाँ पे यदि 3 संख्याएं होती तो 3 संख्याओं के जोड़े बनाते समान संख्याओं में, 4 होती तो 4 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो इस तरह हम ज्ञात करते हैं। और एचसीएफ में तो क्या करते हैं, जो एचसीएफ आता है वो क्या बड़ी से बड़ी संख्या होती है, क्या होता है, अधिकतम संख्या। और एलसीएम
छोटी से छोटी संख्या है, न्यूनतम संख्या कहते हैं उसे। तो एचसीएफ के लिए जो आया है एचसीएफ, उसका दोनों दी गई संख्याओं जिनका एचसीएफ ज्ञात करें उनमें भाग जाना चाहिए पूरी पूरी बार। और एलसीएम के लिए जिनका एलसीएम ज्ञात किया है उनका इस एलसीएम में पूरी पूरी बार भाग जाना चाहिए। तो इस तरह ये जांच का तरीका है। तो एचसीएफ और एलसीएम ये ज्ञात करते हैं हम। अब इससे संबंधित क्वेश्चन है जो हम लेंगे। ये देखो, दिया है कि एचसीएफ 135 225 बराबर 45, तो एलसीएम 135 225 ज्ञात करो। देखो अब आज गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला और है, वो क्या है, ये है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम दिया हुआ हो तो दो संख्याएं ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये होता है फॉर्मूला। यानी यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब आपको यदि एक संख्या दी हुई और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है और एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, तो ए बराबर क्या ले सकते हैं, एचसीएफ गुणा एलसीएम बटा बी। और यदि एचसीएफ दो संख्याएं दे रखी है और एलसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना है, तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम बराबर ए गुणा बी बटा एचसीएफ। और यदि एलसीएम ज्ञात करना और एचसीएफ ज्ञात करना और एलसीएम दिया हुआ है, तो ए गुणा बी बटा एलसीएम। ये फॉर्मूले हैं जो हम कर सकते हैं और उत्तर की जांच भी इससे कर सकते हैं। इन दो संख्याएं दे रखी है और उनका एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करनी है और पूछे आपसे उत्तर की भी जांच कीजिए, तो फॉर्मूले में क्या करेंगे, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए गुणा यानी दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे और जो एचसीएफ और एलसीएम आया उनको गुणा कर लेंगे। यदि दोनों का मान यदि बराबर आ जाता है, संतुष्ट करता है, तो आपका आंसर सही है। अन्य नहीं आता है तो प्रश्न आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ऐसा प्रश्न दे रखा है इसमें, इसको भी डायरेक्टली भी हल कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। देखो दो संख्याएं दे रखी है, उनका एचसीएफ क्या दे रखा है, संख्याएं क्या है, हल। ए बराबर तो क्या दे रखा है 135 और बी बराबर क्या दे रखा है 225 और इनका एचसीएफ क्या दे रखा है 45। एलसीएम आपसे पूछ रहा है, ज्ञात करवा रहा है, यानी एलसीएम ज्ञात करो। ये सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न आपको हल करने हैं अब इनसे संबंधित। इसी तरीके के प्रश्न बोर्ड में आते हैं हमेशा। तो देखो फॉर्मूला क्या है, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यह है फॉर्मूला। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें मान रखेंगे, मान रखने पर जो जो दिया हुआ है वो मान रखेंगे। एचसीएफ का मान कितना है 45 गुणा एलसीएम बराबर 135 गुणा
225। एलसीएम बराबर 135 गुणा 225 बटे 45। काट लो, 9 के फाड़े से कट रहे हैं तो 9 के फाड़े 9 पंजे 45 और 9 से 25 बार 25 नाम के 225, फिर 55 25 कट रहे। एलसीएम बराबर 135 गुणा 5। एलसीएम बराबर 55 25, 5 3 15 और 2 17, 1 5 1 5 और 1 6, 675 आंसर। ये इसका क्या गया, एलसीएम आ गया। समझ गए? तो ये आपका आंसर आ गया तुरंत ही। इस तरीके से भी आप प्रश्न कॉल कर सकते हो, ठीक है। और इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हो। उसका तरीका आगे बता रहे हैं आपको। अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से एचसीएफ व एलसीएम 180, 72 और 252 का ज्ञात करो। ये आरबीएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। आरबीएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? 180, 72 और 252 का। तो क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड टुकड़े करेंगे। तो पहले तो 180 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो 2 का भाग जाएगा। मैंने आपको सम संख्या बताया था ना, सम संख्या कौन कौन सी होती है जिनमें 2 का भाग जाता है, 0 2 4 6 8, है ना। तो 2 का भाग जाएगा, 2 के 2 से 9 2 नाम 18 0, फिर 2 से ये 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, कितने का जाएगा, अंक यदि अंकों का योग में 3 का भाग जाता है तो 3 का, विषम संख्या आ गई इकाई का अंक, तो 3 5 7 3 का जाएगा। 3 का देते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 का जा रहा है, 3 पंजे 15, फिर 5 में 5 का जाएगा, 5 एकम 5 अभाज्य संख्या है। तो ये टुकड़े आ गए। फिर देखो 72 के करते हैं। अब 2 का जाएगा 36 बार, 2 का जाएगा 18 गुना 36, फिर 2 का जाएगा, यानी क्या लिखते हैं यहाँ पे, जो भागफल आता है वो, यानी 72 में 2 का भाग दिया, कितना आया भागफल 36, 36 में 2 का भाग दिया, कितना आया भागफल 18, फिर 18 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 9 बार। अब 9 में नहीं जाएगा, 9 में किसका जाएगा 3 का, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, ठीक है। ऐसे 252 के टुकड़े करेंगे, 2 का भाग देंगे क्योंकि इकाई का अंक 2 है, तो 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 छिकी 12, फिर 2 का जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है, 2 छिकी 12, 2 तिया 6, 6 और 3 कितने होने 9, यानी अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग देंगे 3 21, 21 तिया 63, 2 तिया 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 21 3 का भाग 3 7 21, 7 में 7 का भाग जाएगा। अब ये जो अंक आ गए उनको क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। 180 के टुकड़े क्या क्या आए, 180 के टुकड़े आ गए अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। फिर देखो 72 के टुकड़े आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर देखो 180 के टुकड़े क्या आए 252 के, 2 गुणा 2 गुणा 252 के आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, यही आ रहे हैं 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। अब ये आ गए। अब क्या याद करना अपने को, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने क्या कहा था आपको, समान समान संख्याओं में जोड़े बनाते हैं। पहले तो ये बन गया, ये बन गया। अब समान संख्याएं दिख रही है कि कोई, इसमें है 3, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, फिर इसमें 3 3 3, ये बन गया एक जोड़ा। अब देखो इसमें 5 3 7 अलग अलग है, तो इनको छोड़ देते हैं। तो एचसीएफ के लिए एक जोड़े में से, एचसीएफ बराबर एक जोड़े में से एक संख्या 2 2 3, 2 दूनी 4 4 तिया 12, एचसीएफ बराबर 12। ये आपका आंसर आ गया। एचसीएफ तो कितना आ गया 12 आ गया।
कितना आ गया, 12 आ गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम के लिए, एलसीएम एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इनको तो है ही, ये भी लिख सकते हैं एचसीएफ गुणा शेष अभाज्य गुणनखंड, शेष अभाज्य गुणनखंड। एचसीएफ कितना है, 12 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। क्या करेंगे, तो देखो गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 तिया 8, 3 दूनी 6, 6 तिया 12 तिया 36, 36 दूना 72, यहाँ से या 7 तिया 21, 21 बजे 105, 105 तिया 315, 315 दूना 630, 630 दूना 1260, 1260 गुणा 12। देखो 7 तिया 21, 21 पंजे 105, 105 को 3 से गुणा किया, 3 बजे 15, 3 निकम 3, 315, 315 को 2 से गुणा किया 630, 630 को 3 से गुणा किया, 630 को 3 से गुणा किया, 3 3 9 36 18, 1890 होते हैं। 7 तिया 21, 21 पंजे 105, 105 को 3 से गुणा किया, 105 गुणा 3, 3 पंजे 15, 315, 315 को 2 से गुणा किया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 3 6, 3 से गुणा किया 0 9 18, 1890। कितनी आ गए, 1890 गुणा 12, 12 नाम का 108, 10 12 12 × 99 और 10 106, फिर 10 12 12 और 10 22, 22,680, 22,680। ये क्या आ गया, आपके आंसर आ गया। इस तरह ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या गया, एलसीएम। इस तरह अभाज्य गुणनखंड विधि से हम हल कर सकते हैं। क्या करते हैं, जो टुकड़े बनाए एचसीएफ की आती है, उसमें शेष अन्य टुकड़े बचे हैं अभाज्य, उन सभी को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड विधि से इस तरीके से आपको हल करना है, आपको पूरी करना होगा। अब देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से 96 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कर उत्तर की जांच करो। अब उत्तर की जांच करनी है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से करना है। पहले अभाज्य टुकड़े करो, अभाज्य टुकड़े करते हैं। तो पहले 96 का करते हैं, 96 के अभाज्य टुकड़े किए, तो 2 का दिया भाग, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 का दिया, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 का दिया 12 24, फिर 2 का दिया 6, फिर 2 का दिया 3, फिर 404। देखो 2 का दिया, 2 दूनी 4 0 2, फिर 2 का दिया, 2 एकम 2 0, 101 में किसी का भाग नहीं जाएगा। 101 एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या। अब ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका एचसीएफ के लिए 96 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 404 क्या जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 101। अब वही जोड़े बनाएंगे, बना लेते हैं समान समान संख्याओं के जोड़े। ये बना लिया, ये बना लिया। एचसीएफ तो क्या आ गया, एचसीएफ बराबर 2 गुणा 2 यानी 4। ये आंसर आ गया। अब एलसीएम
एलसीएम के लिए HCF गुना शेष अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं 4 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 101, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96, 96 गुना 101, तो 96, 96 ये क्या आ गया एलसीएम, है ना। अब जांच करनी है, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच कैसे करेंगे मैंने बताया था। A गुना B बराबर HCF गुना LCM। A दोनों संख्याएं, तो 96 गुना 404 बराबर HCF क्या आया 4 गुना 96, 96 गुणा कर लेंगे, इनका गुणनफल यदि क्या आता है समान आता है तो आपका आंसर सही है, अन्यथा गलत है। तो 404 को गुणा कर लो, 404 को 96 से गुणा करते हैं, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 8 7 8 3 38 784। अब यदि 96 को 4 से गुणा करते हैं, 4 से 24, 2 4 नाम 36 और 2 38, 3 4 से 24 और 3 27, 2 4 नाम 36 38, 38 784, 38 784, यानी दोनों क्या आ गए बराबर आ गए, ये दोनों क्या आ गए, ये दोनों बराबर आ गए। तो LHS बराबर RHS हो गए ना। तो अतः आंसर क्या है, अतः उत्तर सही है। ये जांच हो गई। इस तरह आपको जांच भी एग्जामिनर को दिखानी है। तो यदि आपसे पूछे उत्तर की जांच भी कीजिए, A गुना B बराबर HCF गुना LCM, ये फॉर्मूला लिख के दो संख्या A और B तो क्या है दो संख्याएं हैं, क्या है A और B दो संख्याएं, और HCF और LCM याद कर लिया मैंने अभाज्य गुणनफल विधि से, उनका गुणनफल कर देंगे, यदि दोनों बराबर आ जाते हैं तो उत्तर क्या है आपका सही है। ठीक है, तो ये प्रश्न है जो इस तरीके का RBSC 2015 में पूछा गया है। तो इस तरीके का प्रश्न और भी यहाँ पे अंक चेंज कर दिए और पूछ सकता है, समझ गए। तो आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके के प्रश्न हल करने हैं। दो पूर्णांक संख्याओं का HCF में LCM क्रमशः 12 36 है, यदि एक पूर्णांक संख्या 48 है तो दूसरी पूर्णांक संख्या ज्ञात करो, दूसरा पूर्णांक ज्ञात करो। तो माना ये लिखेंगे, तो हल माना पहला पूर्णांक A बराबर 48, दूसरा पूर्णांक B जो ज्ञात करना है। HCF 12, LCM 36, प्रश्नानुसार HCF गुना LCM 1 गुना B ज्ञात करना है। B बराबर HCF गुना LCM बटा A, मान रख देंगे। HCF का मान 12, B बराबर 12 गुना 36 बटे 12 गुना 36 बटे 48, 12 चौक 48, 4 नाम 36, तो दूसरी संख्या क्या आ गई B, वो सॉरी 9, या क्या है दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक
ये आपका आंसर आ गया। इस तरह आपको हल करना है। यानी ये दूसरा पूर्णांक आ गया आपका 9। तो 9 पहला पूर्णांक क्या है 48 है और दूसरा पूर्णांक क्या है 9 है। अब देखो 48 और 9 का गुणनफल बराबर होगा, ये जांच भी कर सकते हो आप, a गुणा b के। ठीक है, वह बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 436 और 542 को विभाजित करने के पश्चात शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 बचे। ये आरबीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, आरबीएससी 2013 में। यानी ऐसे प्रश्न बड़े से बड़ा, इसका मतलब क्या ज्ञात करना है आपको, एस शेप ज्ञात करना। ये तो कंफर्म हो गया, मैंने आपको बताया क्या है, एस शेप ज्ञात करने के बड़ा से बड़ा या अधिकतम संख्या पूछे तो एस शेप ज्ञात करना है, छोटे से छोटा या न्यूनतम संख्या पूछे तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन अब इसमें क्या दे रखा है आपको प्रश्न में आगे, 7, 11 और 15 शेष बच रहे हैं। तो जो शेष बचते हैं उनको दी गई संख्याओं में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, हल संख्याएं क्या है 398, 436 व 542। शेषफल क्या क्या है 7, 11 और 15। ये विभाजित होने के बाद में, ये इनमें से विभाजित होने के बाद में ये किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 7, 11 और 15 बचते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग देने पर, इसमें तो 7, इसमें उस संख्या का भाग दें 398 में तो 7 बचेगा, 311, 430 में बचे भाग देंगे तो 11 बचेगा शेषफल। तो इन शेषफल को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो क्या करेंगे, शेष संख्याएं 398 माइनस 7 बराबर कितनी बच गई, 398 से आ गए 391। 436 माइनस 11 कितनी बच गई 26, 425 और 542 माइनस 15 32, 527 ये बच गई। ठीक है, ये संख्या इनका क्या कर लेंगे हम, एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो किन किन का, 391, 425 और 527 का। तो यहां लिखेंगे 391 विषम संख्या है, विषम संख्या है तो क्या करेंगे 9 और 3 12 और 1 13। 391 में भाग जा रहा है क्या, सात 11 और 27 ये बच रहे हैं, 7, 11 और 27। देखो 7 का भाग दो, 7 5 का भी नहीं जा रहा है, 5 7 35 नहीं जा रहा है, 3 का तो जा ही नहीं रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 7 का दो 7 7 7 5 35 4 1 नहीं जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा है, 11 का 11 के 33 तो कितनी आ गई, नहीं जा रहा है इसका भी, 13 का दो 13 39 नहीं जा रहा, 17 का दो 34 5 17 का जा रहा है, 17 दूना 34 17 3 51 फिर 23 23 एक अभाज्य संख्या 23 से कम 23। ठीक है, फिर आगे देखो कौन सी संख्या है, 425 425 425 5 और 4 9 और 2 11। अब देखो 425 में देखो 5 का भाग दो, 5 8 40
पचम 25, फिर 5 से 17 बार, फिर 17 में 17 कम 17, ठीक है। फिर दूसरी देखो 527, 527 के टुकड़े करो, 7 2 9 और 5 विषम संख्या तो यानी विषम का भाग जाएगा, सम का जाएगा नहीं। 9 और 5 14, यानी 5 का नहीं जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा है, 11 का 44 6 8 नहीं जा रहा, 13 का नहीं जा रहा, 17 का जा रहा है, 17 का 17 51 17 एकम 17, फिर 31 का 31 एकम 31 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब इस तरह अब ये टुकड़े आ गए अपने पास, इन टुकड़ों को लिख देते हैं 391 बराबर 17 गुना 23, फिर 425, 17 गुना 5 गुना 5, फिर 527, 17 गुना 31। अब मैंने क्या कहा था आपको कि समान संख्या की जोड़ी बनाते हैं, तो एक संख्या ये आ रही है, तो HCF क्या आ जाएगा, HCF बराबर 17। तो ये क्या हो गई, बड़ी से बड़ी संख्या। प्रश्न क्या पूछ रहा था, वह बड़ी से बड़ी तरह से पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 398 436 542 को विभक्त करने के पश्चात शेष पर 7 11 और क्या बचे 15 बचे। अब देखो 17 है, 398 में 17 का भाग दे दो, 398 में 17 का भाग देते हैं, 17 दूना 34, कितने बच गए 5, 7 51 ना, कितने बच गए 58 में से 51 गए, 8 में से 1 गया तो 7, शेष पर क्या बच रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा था, यही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अपने आंसर सही है, तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह आप ज्ञात कर सकते हो आप। अब ऐसे ही आप 398 के बाद में इसमें दे सकते हैं 436 में भाग दे सकते हैं, 436 में भाग देंगे तो भी यही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप जांच कर सकते हैं। तो ये आज का जो रियल नंबर्स था यानी वास्तविक संख्याएं थी, उनसे संबंधित ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको बताई है, वो आपको करवाए हैं। आगे जो आएगा उसमें आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना बताएंगे, ठीक है। तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।